नमस्कार सभी को। आज है 3 फरवरी 2025 और दिन है सोमवार। स्वागत है आपका सिविल सेवा समाचार के इस नए अंक में। मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार लोधी। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के बड़े समाचारों के साथ। पहला समाचार हमारा संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड से है। समाचार है, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई है। तो इस संदर्भ में आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण क्या होता है और दूसरा धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। इसमें संक्षेप में मैं आपको समझा देता हूं कि संविधान में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए प्रावधान किए गए हैं। हमारा संविधान कहता है कि जब भी देश में आम चुनाव होते हैं और पहली बार संसद का सत्र आयोजित किया जाता है चुनावों के बाद, तो वहां पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और इसके बाद प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति जी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। तो यही जो राष्ट्रपति जी का संबोधन है, इसको कहा जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो जैसे आपको पता है अभी कि 31 जनवरी को हमारा बजट सत्र शुरू हुआ है और ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से बजट सत्र शुरू हुआ है। ठीक है, तो 31 तारीख को राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था, फिर 1 तारीख को वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया था और उसके बाद अब बजट पर चर्चा शुरू हो गई है। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था पिछले वीडियो में कि बजट प्रक्रिया में सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है और फिर उस पर 3 से 4 दिन चर्चा चलती है। तो बस अभी वही कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। तो बजट पर ये जो चर्चा है, ये राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव से ही शुरू हुई है। ठीक है, तो ये एक संक्षिप्त परिचय था, विस्तार से आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि इस समाचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो हमारे पास आए हैं या तथ्य आए हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 31 जनवरी को राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था और जिससे बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। संविधान का अनुच्छेद 86(1) और 87(1) ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में प्रावधान करता है और इसी क्रम में संसद में 4 और 6 फरवरी को प्रधानमंत्री जी इस चर्चा का जवाब देंगे। 4 फरवरी को लोकसभा में और 6 फरवरी को राज्यसभा में। अगला समाचार भी हमारा संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड से ही है और ये आपको मालूम होगा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 तारीख को होने वाले हैं। तो इन्हीं चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने 5 तारीख के दिन एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है कि 5 तारीख को कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी संस्था या कुछ भी चुनाव के नतीजों से संबंधित कोई भी अनुमान या कुछ भी प्रकाशित नहीं करेगा। तो इस संदर्भ में आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी राजधानी दिल्ली का प्रशासन किस तरीके से चलता है। संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत दिल्ली के प्रशासन के बारे में प्रावधान किए गए हैं। आप इनको विस्तार से पढ़ लेना। संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा भी है जिसमें कुल 70 सीटें हैं और यहाँ पर उपराज्यपाल का प्रशासन चलता है जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, यहाँ पर जैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं तो यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपको पढ़ना है निर्वाचन आयोग के बारे में। तो ये तो आप साल भर में अपने यहाँ चुनाव होते रहते हैं। अभी बिहार में भी इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। तो निर्वाचन आयोग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि यह एक संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। इसके लिए आर्टिकल आपको 324 मिलेगा संविधान में। तो यह एक संवैधानिक निकाय है और इसमें वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो विस्तार से आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि समाचार से संबंधित कौन कौन से तथ्य या आंकड़े हमारे पास हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतलब कि सोमवार को प्रचार समाप्त हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे चुनावों के। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और जो एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा है वो 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम के 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। अगला समाचार हमारा अंतर्राष्ट्रीय खंडों से संबंधित है और ये बहुत सारे समाचारों को मिला के मैंने एक समाचार बनाया है। समाचार है, राष्ट्रपति ट्रंप की जो टैरिफ वाली नीति है उसका असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। तो इस संदर्भ में आपको मालूम होना चाहिए कि टैरिफ क्या होता है और आयात निर्यात वाली जो वस्तुएं हैं उन पर लगने वाले सभी शुल्क क्या क्या होते हैं। तो संक्षेप में जो टैरिफ है, शुल्क, वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें बहुत सारे शुल्क शामिल होते हैं। तो अभी कल परसों की ही न्यूज़ है कि अमेरिका ने
कनाडा और मेक्सिको पर 25% शुल्क लगाए हैं और चाइना पर लगाया है 10%। तो कनाडा और मेक्सिको तो इसका बहुत विरोध कर रहे हैं और इनकी अर्थव्यवस्था पर इनका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन न्यूज़ में ऐसा चल रहा है कि चाइना इन टैरिफ्स के लिए ऑलरेडी तैयार है, और तैयार रहेगा भी क्यों नहीं। चाइना को पहले से मालूम था कि ट्रंप आने वाले हैं, और चाइना एक अनुभव पहले ले चुका है ट्रंप के पिछले कार्यकाल में। तो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि चाइना को बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। खैर, देखते हैं इस संदर्भ में कौन कौन सी न्यूज़ इस समय चल रही हैं। तो यदि भारत के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो भारत ने कुछ चीज़ों पर जो टैरिफ लग रहा था 150%, 125%, उसको समाप्त करके अब 70% उसको कर दिया है। और द हिंदू का कहना है कि भारत ने ये जो भारत की बुरी छवि बनी थी अमेरिका की नज़रों में कि भाई भारत बहुत सारा टैरिफ लगाता है हमारे यहाँ के सामानों पर, तो ये जो बुरी छवि अमेरिका में बनी थी भारत की, उसको सुधारने के लिए भारत ने ऐसा किया है। इसके बाद कनाडा तो पूरा एकजुट हो गया है अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर करने के लिए। और इसके बाद ट्रंप ने साउथ अफ्रीका को जो भविष्य में दी जाने वाली अमेरिकी फंडिंग थी उसको बंद करने की भी घोषणा करी है। यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि जो साउथ अफ्रीका है वो ब्रिक्स का सदस्य है, ठीक है। और ट्रंप की नज़रों में ब्रिक्स के सदस्य बिल्कुल सूल की भांति चुभते हैं। अगला समाचार हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से है, और ये थोड़ा सा निराश करने वाला समाचार है। समाचार है कि अभी जो 29 जनवरी को इसरो ने 100वां मिशन लॉन्च किया था NVS-02 सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए, उसके जो थ्रस्टर्स हैं वो फेल हो गए हैं। अब आपको थोड़ा ये थ्रस्टर समझ में नहीं आया होगा। तो थ्रस्टर होता है जो अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट की दिशा को इधर उधर करने के लिए, उसकी गति को बढ़ाने के लिए, आगे पीछे धकेलने के लिए जो उसमें यंत्र लगे होते हैं उनको थ्रस्टर कहते हैं। अब ये अकेली न्यूज़ नहीं है कि जिसमें से आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये बहुत बड़ा मिशन है और इस संदर्भ में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? देखो, पहली बात तो ये इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां प्रक्षेपण था। दूसरी बात, ये संचार प्रणाली नाविक के लिए था। जैसे अमेरिका का GPS है वैसे ही हमारे यहाँ का ये नाविक है, ठीक है। और तीसरी बात कि ये जो प्रक्षेपण है ये भूतुल्यकालिक कक्षा के लिए किया गया था। अब आप कहोगे ये भूतुल्यकालिक कक्षा क्या होती है, समझाऊंगा टू द पॉइंट में डिटेल से। अभी फिलहाल समाचार से जुड़ी जो बातें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो हमारा सैटेलाइट NVS-02 है ये वांछित कक्षा यानी GEO तक नहीं पहुंच पाया है। इसको जब इसरो ने लॉन्च किया था तो इसको GTO कक्षा में स्थापित किया था और वो सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया था। GTO कक्षा थोड़ी नीचे होती है, GEO कक्षा और ऊपर होती है। तो GTO कक्षा से जो थ्रस्टर्स हैं वो सैटेलाइट को धकेल के कहाँ ले जाते, GEO कक्षा तक, ठीक है। लेकिन वो थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये जो सैटेलाइट है NVS-02 ये नाविक की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों की एक श्रृंखला है और इसमें कुल 5 उपग्रह होने वाले हैं। ये दूसरा था, ठीक है। अब नाविक की पहली पीढ़ी कौन सी थी? तो नाविक की पहली पीढ़ी जिसका नाम था IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। तो वो पहली पीढ़ी थी, उसमें कुल 7 उपग्रह हैं, और ये दूसरी पीढ़ी है, इसमें कुल 5 उपग्रह हैं। अब ये जो उपग्रह है NVS-02 इसको GSLV F-15 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। अब ये GSLV और PSLV रॉकेट क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ाई करनी है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो GSLV या PSLV जो नाम है ये कक्षाओं के आधार पर रखे गए हैं। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इनको आप विस्तार से पढ़ लेना क्योंकि ये न्यूज़ वाला सेगमेंट है, तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा नहीं सकता डिटेल से। आगे जो महत्वपूर्ण बात है इसमें जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इसरो का 100वां मिशन था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अगला समाचार हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से है। समाचार है कि भारत में अब विश्व के 75% बाघ रहते हैं और एक दशक में इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। इस संदर्भ में आपको 2-3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक तो प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, तीसरा भारत के टाइगर रिजर्व्स और चौथा ऑब्वियसली बाघ के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो संक्षेप में मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में शुरू किया गया एक केंद्रीय प्रोजेक्ट है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तो ये भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है और ये भारत में बाघों के प्रबंधन से संबंधित सारे कामों को देखती है, ठीक है।
जैसे कि जिन राज्यों में टाइगर रिजर्व हैं उन राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है, या फिर बाघों के संरक्षण में जितने कर्मचारी लगे हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो ये सारे काम ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA करता है। ठीक है, इसके बाद टाइगर रिजर्व्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में टाइगर रिजर्व्स की संख्या कितनी है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो है 57, जो अभी हाल ही के 2 हैं। एक तो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश का रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और इसके बाद ऑब्वियसली बाघ के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें आपको ये नहीं पढ़ना है कि बाघ मांस खाता है, इसके 4 पैर होते हैं। आपको पढ़ना है कि ये IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में आता है, साइट्स की किस सूची में आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की कौन सी सूची में इसको शामिल किया गया, ये आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब देख लेते कि इससे संबंधित समाचार में क्या क्या है। तो इसमें पहली बात है कि बाघों की संख्या 2010 में लगभग 1706 थी, जो 2022 में बढ़कर लगभग 3682 हो चुकी है। ये जो अनुमान है ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA ने व्यक्त किया है, और NTCA की स्थापना दिसंबर 2005 में हुई थी। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में आया था, और ये NTCA की स्थापना 2005 में हुई है। ठीक है ना, तो बहुत अंतर है इन दोनों के बीच में। तो ये था हमारे आज के सिविल सेवा समाचार का मुख्य भाग। अब हम देख लेते कुछ छिटपुट लेकिन उपयोगी समाचारों को। एक समाचार न्यायपालिका की ओर से है कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, उन्होंने न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों और विशेषकर जो लंबित मामले होते हैं उन पर चर्चा करने के लिए देश भर के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अधिकारियों तथा जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की है। एक समाचार झारखंड से आया है, बिल्कुल विपरीत समाचार है उत्तराखंड के। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, वो वर्तमान में अभी सत्ता में है। उसने झारखंड में CAA, NRC और UCC को खारिज करने का प्रस्ताव पारित किया है। अब CAA क्या होता है, NRC क्या होता है, ये पुरानी बात है, इसको आपने पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो पढ़ लेना। UCC एक हाल की घटना है कि एक तरफ जहां उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला, और वहीं झारखंड में इसका विरोध करने के लिए प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं। आगे समाचार अफ्रीका से है, जहां भारतीय दूतावास ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बुकावू में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। क्या हो गया ऐसा कांगो में? तो कांगो में M23 विद्रोही सक्रिय हैं। अब ये M23 विद्रोही क्या होते हैं, कई बार प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि प्रायः समाचारों में रहने वाला M23 विद्रोही किस देश से संबंधित है। फिर आपको 4 ऑप्शंस में अलग अलग देश दिए जाएंगे और उनमें से आपको चुनना रहता है। जैसे हमारे यहाँ नक्सलवाद की समस्या है, वैसे ही कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में M23 विद्रोहियों की समस्या है, जो कभी शांत हो जाते हैं, कभी फिर से सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद WHO के प्रमुख ने अन्य देशों से गुजारिश करी है कि भाई अमेरिका पे थोड़ा दबाव डालो ताकि वो अपने समझौते से पीछे हटने के निर्णय पर पुनर्विचार करे। मतलब आपको पता होगा ना कि अमेरिका WHO का सदस्य अब नहीं रहा। ट्रंप ने घोषणा कर दी थी राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही। ठीक है, तो WHO के प्रमुख ये कह रहे कि भाई इनको मनाओ, थोड़ा दबाव डालो, इन पे प्रेशर डालो, वरना हमारे तो फंड का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका बहुत सारा डोनेट करता था WHO के लिए। इसके बाद समाचार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से है, जहां पर भगवान मुरुगन यानी जो भगवान कार्तिकेय हैं, गणेश जी के भ्राताश्री, शंकर जी के बड़े सुपुत्र, उनके भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, और हमारे प्रधानमंत्री ऑनलाइन जुड़े थे उस उद्घाटन समारोह में। ये रविवार का समाचार है, जो मुझे महत्वपूर्ण लगा तो मैंने शामिल कर लिया। और इस संदर्भ में एक अतिरिक्त जानकारी भी जिनको ना मालूम हो तो मैं बता देता हूँ कि अभी जो हमारा गणतंत्र दिवस का समारोह संपन्न हुआ है, इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो ठीक है, फिर ये था हमारे सिविल सेवा समाचार का मुख्य भाग। अब बारी है आज के टू द पॉइंट की और अभ्यास प्रश्न की। टू द पॉइंट में आज का हमारा टॉपिक है उपग्रहों की कक्षाएं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको हिंट करूँगा, डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इसको चर्चा में शामिल क्यों किया है हमारी, तो आपको मालूम है 100वां प्रक्षेपण, और वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंतरिक्ष की मुख्य कक्षाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो बेसिकली आपको 5 कक्षाएं पढ़ने को मिलेंगी। ये कक्षा स्कूल की कक्षा नहीं है, ये अंतरिक्ष की वो कक्षा है जिसमें कोई उपग्रह
किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो यहाँ पे जो 3 सबसे महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं, एक तो जो आपको पहले नंबर पे दिख रही ध्रुवीय कक्षा LEO, एक ये महत्वपूर्ण है। दूसरी जो आपको तीसरे नंबर पे दिख रही जिसमें GTO लिखा है, इसी पर हमारा जो NVS 02 है वो लटक कर रह गया है, अभी वो इसी में चक्कर लगा रहा है। यहाँ से उसको जाना था GEO में, ठीक है, जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है, तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाया है क्योंकि उसके थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे। अब मैं आपको संक्षेप में इनको समझाता हूँ। ध्रुवीय कक्षा वो कक्षा होती है जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। जब कोई सैटेलाइट उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी का इस प्रकार चक्कर लगाए कि वो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरे, तो इस सैटेलाइट की कक्षा को हम कहेंगे ध्रुवीय कक्षा, ठीक है। और ये पृथ्वी पर सबसे नीचे मौजूद होती है, इसलिए इसको लो अर्थ ऑर्बिट या निम्न भूकक्षा LEO भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई होती है लगभग 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, ठीक है। इसके बाद आती है मध्यम भूकक्षा, जो कि बीच की कक्षा होती है जियो और लियो के बीच की। तो ये 2000 से 35,786 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में मौजूद होती है। ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अभी के लिए जो महत्वपूर्ण कक्षा है हमारी वो है भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा, जिसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है, GTO। और ये एक अंडाकार परिवर्तनीय कक्षा होती है, मतलब इसका एक पॉइंट पृथ्वी के पास होता है और एक पॉइंट पृथ्वी के अधिकतम दूरी पे होता है। तो कोई उपग्रह जब इसमें चक्कर लगाता है तो पहले वो पृथ्वी के पास में आता है, फिर दूर जाता है, फिर पास में आता है, फिर दूर जाता है। तो इस तरीके से ये GTO कक्षा होती है, ठीक है। अब इस कक्षा का नाम भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा क्यों है? तो क्योंकि जब हम सैटेलाइट को रॉकेट से लॉन्च करते हैं तो उसको इसी GTO कक्षा तक भेजते हैं। इसके बाद जो सैटेलाइट के थ्रस्टर्स होते हैं वो सैटेलाइट को धकेल के इस कक्षा से स्थानांतरित करके GEO कक्षा में ले जाते हैं, ठीक है। अब ये GEO भी हो सकता है, GSO भी हो सकता है। फिर GTO के बाद जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, भूतुल्यकालिक कक्षा। इसको भूतुल्यकालिक कक्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन कक्षाओं में जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं उनका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। इसके बाद अंतिम भूस्थैतिक कक्षा, इसमें आप देख रहे हो स्थैतिक लिखा हुआ है। स्थैतिक माने स्थिर, एक जगह स्थिर। ये सबसे महत्वपूर्ण कक्षा होती है क्योंकि यदि इस कक्षा पर कोई सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है तो वो हमेशा पृथ्वी के एक ही बिंदु पर स्थिर रहता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जितनी देर में पृथ्वी घूमती है उसके साथ वो भी घूमता जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कक्षा है ये भूमध्य रेखा के तल के साथ 0 डिग्री के कोण पर होती है, मतलब जहां जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है ठीक वहीं से ये कक्षा गुजरती है। जबकि भूतुल्यकालिक कक्षा यानी GSO भूमध्य रेखा से थोड़ा बहुत एंगल बना के हो सकती है, लेकिन भूस्थैतिक कक्षा ऐसी नहीं होती है। वो भूमध्य रेखा के साथ हमेशा 0 डिग्री के कोण पर ही होती है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं कि जो भूस्थैतिक कक्षा है वो भूतुल्यकालिक कक्षा का ही एक प्रकार है। तो ठीक है, इस छोटी सी जानकारी के साथ हमारे टू द पॉइंट को यहीं पे समाप्त करते हैं। विस्तार से आप लोग इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस बार के प्रीलिम्स के लिए। अब हम देखते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न को। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के ऊपर ही है। प्रश्न है, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों पर विचार कीजिए: युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, केन्या और तंजानिया। आपको बताना है कि दिए गए देशों में से कितने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ठीक है, फिर इसी प्रश्न के साथ सिविल सेवा समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा। मिलते हैं अगले अंक में फिर कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।